हेलो एवरीबॉडी। क्या हाल है भाई आप लोगों के। देखिए आज एंजाइम का 5 पार्ट है और कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में आप लोगों का एंजाइम में समाप्त कर दूं। समझ में आ रहा है बच्चों के नहीं? वो साथ देंगे मेरा? बिल्कुल। चलिए तो इस पार्ट में सबसे पहले आप और हम लोग चर्चा करते हैं डिफरेंस पर। तो एंजाइम और को एंजाइम में डिफरेंस करेंगे। इधर आपका एंजाइम और उत्प्रेरक यानी कैटालाइज में डिफरेंस करेंगे और एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें कुछ पॉइंट्स इंपोर्टेंट बचे होंगे या बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस होगा वो तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप और हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो एंजाइम और को एंजाइम, तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस आप और हम लोग बता सकते हैं। वही लाइन खींच लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईएमपी में लिखे देता हूं, आज बोर्ड पे जितना भी बोर्ड पर आ जाएगा तो यह पूरा पोर्शन आईएमपी होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए समझा मैं पूरा चुका हूं इसमें से, केवल डिफरेंस के रूप में मेरे को लेकर आना है जिससे कि आपको क्वेश्चंस बन जाए। बच्चे कुछ क्वेश्चंस मांगते हैं ना कि सर क्वेश्चंस राइटिंग में मतलब कैसे क्या लिखा जाता है, इस वजह से मैं बेसिकली बता रहा हूं। अदरवाइज मैं ये पोर्शन पूरा मैं समझा चुका हूं विभिन्न प्रकार के लेक्चर में आपके सामने। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, ये प्रोटीन के नहीं बने होते। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, इनका अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है। ये अधिक, तो इधर क्या अंतर आ जाएगा सीधे सीधे, इनका अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। बिल्कुल डिफरेंस वैसे की वैसे, कोई अब वो नहीं है, पूरी चीज मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा नंबर आप क्या लेंगे, ये 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर स्थिर नहीं होते। आप इसके अफेक्टिंग में देखना, मैंने आप पहले ही पॉइंट बताया था टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। उसमें देखिए डिनेचुरेट हो जाते हैं, यदि अत्यधिक ऊपर ताप पर ले जाते हैं तो ये मुख्य रूप से डिनेचुरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या बताना है, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर स्थिर नहीं होते। तो इसमें क्या बताना है कि सीधे सीधे लिख दीजिए, ये स्थिर होते हैं। भाई नहीं इधर आ गया, अर्थात प्रभाव नहीं पड़ता। यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए फोर्थ नंबर क्या बता सकते हैं, ये को एंजाइम के बिना कार्य कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या बताना है, ये एंजाइम की एब्सेंट में
कार्य नहीं कर सकते। बस सिंपल सा, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आपको मुख्य रूप से राइटिंग में लिखना है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सीधे सीधे लिखा, पूरा मैं पहले समझा चुका हूं आपको। को फैक्टर में देखना, को एंजाइम समझा के आया था। ये प्रोटीन के बने होते हैं ये, और यह मुख्य रूप से प्रोटीन के नहीं बने होते। ये को एंजाइम्स मुख्य रूप से ध्यान रखें, इनका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वह अधिक होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट मुख्य रूप से कम होता है। ये 45 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाएं, इन पर प्रभाव डालें, तो मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे ये डीनेचुरेट हो जाते हैं, यानी कि इनकी क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, इनकी सक्रियता पर, और इनकी सक्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सीधे सीधे स्थिर रहते हैं। ये को एंजाइम के बिना कार्य कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, और ये को एंजाइम के बिना कार्य नहीं कर सकते। तो इतना मुख्य रूप से आपको क्या बताना है, डिफरेंस किसमें, एंजाइम और को एंजाइम में। ठीक है, फिर देखिए दूसरा डिफरेंस जो आते हैं, यहां मैं लाइन खींच देता हूं। एंजाइम को एंजाइम हो गया। अब लेते हैं एंजाइम और उत्प्रेरक। इधर दिखाई देगा तो लिखूं नहीं, मिटा लूं फिर। उत्प्रेरक दिखाई देगा, चलिए कोशिश करते हैं। तो बीच में ये लाइन खींच दी जाए, तो आइए फर्स्ट नंबर क्या होगा देखें, लिखिए। ये लिखते चले साथ साथ, ये अधिक एक्टिव होते हैं, यानी सक्रिय होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखो, जब यहां लिखा है अधिक तो यहां हो जाएगा ये कम एक्टिव होते हैं। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट आ जाइए, टेम्परेचर में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन पर एक्टिविटी प्रभावित। एक लिख दूं तो दूसरा तो अपने आप समझ लिया करो, एक मैंने लिख दिया तो दूसरा अपने आप समझ लिया करो कि इसका क्या हुआ। टेम्परेचर में परिवर्तन पर एक्टिविटी प्रभावित होती है, तो यहां क्या होगा, सक्रियता या मतलब एक्टिविटी प्रभावित नहीं होती। सिंपल सी बात है, आप लोग लिखवाना चाह रहे हैं। देखिए दूसरा, देखिए पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ये पीएच के प्रति मुख्य रूप से, जैसे आपको मैं बता के आया हूं, आपने देखा होगा मुख्य रूप से फैक्टर अफेक्टिंग में, तो वहां मैंने पीएच का भी बताया था कि प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर कार्य करता है। यदि उसकी पीएच को इधर उधर भी किया जाए तो उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो क्या लिख दिया, पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। यहां क्या लिखेंगे, पीएच का प्रभाव, इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर, इससे काम चल जाएगा। 4 क्यों है भैया, 3 नंबर चल रहा है रे। ठीक है, ये चौथा नंबर देखें, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार मतलब अधिक, मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है और इनका मॉलिक्यूलर वेट कम। ठीक है, 5वां पॉइंट देखिए, विषैले यानी पॉइजनस पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। पॉइजनस पदार्थ
के प्रति इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक प्रभावित होती है। ये विशेष आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और यहां पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये लिख दीजिए। फिर 6वें नंबर पर इनकी प्रकृति यानी एंजाइम, इनकी प्रकृति इनऑर्गेनिक होती है, मतलब कार्बनिक होती है। और तो इनकी कैसी होगी, इनकी प्रकृति अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होती है। अब आगे और बता दूं क्या एक आध, चलिए। इनका अणु यानी मॉलिक्यूल आकार में बड़ा होता है। इनका अणु आकार में कैसा होता है, बड़ा होता है। और तो यहां छोटा होगा, सीधी सीधी एक लाइन में इनका अणु आकार में छोटा होता है। अगला लिख दीजिए, ये प्रोटीन प्रकृति, वैसे ऊपर कहीं लिखा है शायद, ये नहीं, ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। इधर ये सामान्य तह धातु यानी मेटल होते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से आपके एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर हो गए। अब इन अंतरों की फोटो ले लीजिए या आप उतार लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। तो बिल्कुल सीधे लिखे, ये एंजाइम अधिक एक्टिव होते हैं, ये कम एक्टिव होते हैं। टेम्परेचर में परिवर्तन पर एक्टिविटी प्रभावित होती है। आपको सीधे सीधे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम बताए थे मैंने, तो उसमें सीधी सीधी लिखा था प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस एंजाइम को इंक्रीज किया जाए तो उनकी क्रियाशीलता दुगनी हो जाती है। कितनी दुगनी हो जाती है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर ये बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। अब यदि इनकी टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो मोस्टली एंजाइम 40 डिग्री या 45 डिग्री सेल्सियस पर तक कार्य करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी बढ़ाई जाएगी तो ये डीनेचुरेट हो जाते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ, टेम्परेचर में परिवर्तन पर एक्टिविटी प्रभावित होती है और इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पीएच के प्रति अति संवेदनशील, उसी फैक्टर ऑफ एक्टिंग में देखिए कि बताया गया कि प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर कार्य करता है। प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर कार्य करता है और इस पर पीएच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका ये तो सिंपल बात है कि मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। ये इन पर मुख्य रूप से क्या होता है, जो पॉइजनस पदार्थ जैसे साइनाइड्स वगैरह होते हैं उनका प्रभाव एंजाइम पर पड़ता है, जबकि सीधे सीधे कहा जाए कैटालाइज या उत्प्रेरक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी प्रकृति ऑर्गेनिक, भाई एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो निश्चित प्रोटीन अमीनो एसिड्स की बनी होती है। और अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं तो स्वाभाविक कहा गया है कि ये ऑर्गेनिक प्रकृति के होते हैं। तो वही लिखा हुआ देखिए, ऑर्गेनिक प्रकृति के होते हैं और ये इनऑर्गेनिक प्रकृति के। मेटल आ रहे हैं, अगला पॉइंट देखना, वहां लिखा होगा मेटल वगैरह जो है तो वह अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, इनका अणु आकार में देखिए, अणु भार अधिक है तो निश्चित है उसका जो मॉलिक्यूल होगा तो वह बड़ा होगा। मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा। तो वही चीज लिखा हुआ, इनका अणु भार आकार में बड़ा होता है, अणु आकार में बड़ा होता है और ये छोटे होते हैं। ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये सामान्यतः धातु, सामान्यतः धातु ये धातु या मेटल होते हैं। तो ये ब्रैकेट में कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप और हम लोग एंजाइम और उत्प्रेरक में मुख्य रूप से डिफरेंस को तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे इसमें से जैसे 8 पॉइंट बताए हैं तो 8 में से 5 आप तैयार कर ले तो 5 में मुख्य रूप से आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाते हैं। और वैसे नीट वगैरह एग्जाम के लिए इस रूप में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से हुआ। अब जो एंजाइम उत्प्रेरक में हो गया, अब एंजाइम और हार्मोन में मुख्य रूप से अंतर बचे, लेकिन जगह मुझे नहीं दिखाई दे रही है तो इस वजह से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना, फोटो खींचना। तो मैं
मतलब उसमें आपके एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस और बताना चाहता हूं। चलिए इसका मैं इधर कर लेता हूं, इस साइड में मुख्य रूप से मिटा देता हूं जब तक आप इनको लिखें। देखिए अब डिफरेंस जो है वो किसमें है, एंजाइम और हार्मोन में। भाई ये भी पता है बच्चों को कि एक जैसा कार्य करते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, तो मुख्य रूप से इस वजह से मैं ये डिफरेंस बता रहा हूं, अदरवाइज डिफरेंस बताने की इनकी आवश्यकता नहीं थी। देखिए तो सबसे पहले एंजाइम्स को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखें, एंजाइम का दिखाई देगा यहां, ये थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहूंगा, ये वाली लाइन यहां आपको बड़ा करना चाहूंगा, यहां तक लाऊंगा, इधर तो थोड़ा सा वैसे भी चल जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखें, एंजाइम का अधिकांश भाग प्रोटीन का बना होता है। अब हार्मोन में मुख्य रूप से क्या बताएंगे, ये प्रोटीन स्टीरॉयड, वहां तक ले जाऊं क्या, तथा फिनोलिक कंपाउंड के बने होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये सामान्यतः इंट्रासेलुलर या अंतराकोशिकीय लिख दीजिए, हिंदी में चल रहा है तो अंतराकोशिकीय तथा कुछ अंतर कोशिकीय होते, और ये सभी अंतरा कोशिकीय होते हैं। इतने से काम चल जाएगा। मतलब इंट्रासेलुलर, ये इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों होते हैं, जबकि हार्मोन जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर मुख्य रूप से होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखें, ये एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित नहीं होते। ये एक भाग से, मतलब सीधे सीधे ये कहा जाए कि एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित नहीं होते, जबकि मुख्य रूप से ये होते हैं। लिख दीजिए, ये होते हैं, सीधे सीधे आ जाएगा भी। फोर्थ पॉइंट, एंजाइम जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, और ये उत्प्रेरित नहीं करते प्रारंभ
करते हैं। ठीक है, अभी और आएगा नंबर 5, इनका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अब अगला आएगा, ये क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, और ये क्रिया के, दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं वैसे ही लिखता जा रहा हूं, ये क्रिया के अंत में परिवर्तित हो जाते। बहुत है, 5। देखिए, तो एक एक पॉइंट्स पर अपन चर्चा करते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, 2 प्रकार से बताए थे मैंने। सिंपल जो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, कॉन्जुगेटेड में प्रोटीन के अलावा मुख्य रूप से कोई दूसरा भाग जुड़ जाता है, लेकिन अधिकांश प्रोटीन के ही बने होते हैं। मुख्य भाग मतलब ये प्रोटीन का होता है। ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, तथा कुछ फिनोलिक कंपाउंड नेचर के होते हैं। ये यानी प्रोटीन के अलावा भी मुख्य रूप से ये भाग इसमें पाए जाते हैं। ये सामान्यतः अंतराकोशिकीय यानी इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों प्रकृति के होते हैं, और ये सभी इंट्रासेलुलर नेचर के होते हैं, इंट्रासेलुलर नेचर के मुख्य रूप से होते हैं। ये एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित नहीं होते, अर्थात जिस भाग में सीक्रेट किए जाते हैं वहीं पर मुख्य रूप से ये कार्य करते हैं। एक तरीके से ये कहा जाए, मतलब इनका ब्लड के माध्यम से स्थानांतरण नहीं होता है, ब्लड के माध्यम से स्थानांतरण नहीं होता है, और इनका स्थानांतरण मुख्य रूप से हो जाता है। ये बनते कहीं हैं और पहुंच कहीं जाते हैं मुख्य रूप से जाके। फिर बताया जाता है एंजाइम जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से जो भी बायो रिएक्शन होती हैं उनको उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, और जो हार्मोन होते हैं उत्प्रेरित नहीं करते हैं, यह क्रिया को प्रारंभ करते हैं। यह क्रिया को मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। समझ में आया बेटा? फिर है इनका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट मुख्य रूप से कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, और इनका मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम की तुलना में कम होता है। ये क्रिया के अंत में अपरिवर्तित होते हैं। आपको जैसे एंजाइम एक्शन में सीधे सीधे मैंने बताया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलता है और प्रोडक्ट बनता है लास्ट में। तो प्रोडक्ट बनने के दौरान मुख्य रूप से एंजाइम अलग हो जाते हैं, प्रोडक्ट मुख्य रूप से अलग हो जाता है, यानी एंजाइम का यूज नहीं हुआ, अपरिवर्तित नहीं हुए। जबकि हार्मोन मुख्य रूप से क्या होते, अपरिवर्तित हो जाते क्रिया के दौरान। तो ये एंजाइम और हार्मोन में मुख्य रूप से आपको डिफरेंस तैयार करने हैं। तो लिख लीजिए, और आप लोग फोटो ले लीजिए जिसको पास है। ले लिया? चलिए अब मिटा लो। अब इसका जो बचा है पोर्शन, इसमें एंजाइम का बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस बचा हुआ है। क्या एंजाइम का बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस है? अपने पास अभी समय है, थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। इसको मैं मिटा दूं। इंपोर्टेंस तो रटने वाली चीजें हैं, पर लेकिन ये है कि मेरा नेचर ये है कि मुझे तो हर हालत में आपको कराना है और लिखाना है, फिर उसके बाद आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन पढ़ाई बहुत आते आवश्यक है। देखिए कुछ शब्द हैं, उससे पहले मैं मतलब बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस बताने से पहले कुछ वर्ड आते हैं एंजाइम से रिलेटेड है, तो उन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले जैसे एक्सो एंजाइम क्या होती है? बाह्य एंजाइम, या इनको कहा जाता है एक्सो एंजाइम।
देखिए एंजाइम कोशिका के अंदर निर्मित होते हैं। एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। सभी एंजाइम का निर्माण सेल के अंदर होता है, ये आपको पता है। लेकिन कार्य क्षेत्र जब इनका बाहर हो, कोशिका से बाहर हो, तब ऐसे एंजाइम को क्या कहा जाता है? एक्सो एंजाइम कहा जाता है। तो लिख दूं, बस शॉर्ट में मैं लिखूंगा, निर्माण सेल के अंदर और कार्य क्षेत्र सेल के बाहर हो, तब ऐसे एंजाइम को, तब ऐसे इनको क्या कहते हैं? एक्सो एंजाइम या बाह्य एंजाइम के नाम से जाना जाता है। अब आप देख लीजिए एसी के एंजाइम, एलिमेंट्री कैनाल के एंजाइम, क्या तो लिख दूं एग्जांपल में, एसी के एंजाइम, इसके अलावा बैक्टीरिया और बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, कि जो एंजाइम है वो इस नेचर के। भाई सुन लीजिए कैसे, एलिमेंट्री कैनाल में पैंक्रिएटिक ग्लैंड्स हैं, या स्टमच में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, या आपके बक्कल कैविटी में जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। तो सेल के अंदर इनका निर्माण हुआ, लेकिन इनको मुख्य रूप से कहाँ छोड़ दिया जाता है? सेल के बाहर छोड़ दिया जाता है, और बाहर आकर बक्कल कैविटी में कार्य कर रहे हैं, स्टमच में कार्य कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन वाले पार्ट में कार्य कर रहे हैं। तो यानी कार्य कहाँ कर रहे हैं? बाहर आकर कर रहे हैं। तो इस वजह से ऐसे एंजाइम को क्या कह दिया? एक्सो एंजाइम। दूसरा बैक्टीरिया फंजाई के ले लीजिए, बैक्टीरिया फंजाई का ले लीजिए, ये मुख्य रूप से डिकम्पोजर्स के रूप में जाने जाते हैं। ये जैसे कि कोई फल वगैरह के छिलके वगैरह डाल देते हैं, तो वहां मुख्य रूप से बैक्टीरिया फंजाई पहुंचकर मुख्य रूप से क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के द्वारा एंजाइम को निकालते हैं और बाहर एंजाइम को, उस फूड को जो छिलके डाले गए उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि एंजाइम का निर्माण कहाँ हुआ? सेल के अंदर हुआ, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र जो था वह कार्य क्षेत्र कहाँ हुआ? सेल के बाहर हुआ। इस वजह से इनको एक्सो एंजाइम कहा जाता है। अब ऐसा ही दूसरा एंजाइम है एंडो एंजाइम, इनको अंतः एंजाइम कहा जाता है। उसका उल्टा कर दीजिए, एंजाइम को हिंदी में प्रकीर्व कहते हैं। भाई हिंदी मीडियम वाले सुन लेना आराम से। देखिए तो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। मतलब अपोजिट से मतलब ये नहीं कि निर्माण सेल के बाहर हो और सेल के अंदर कार्य करे, मतलब सेल के अंदर निर्माण होता है, सेल के अंदर निर्माण व कार्य यानी फंक्शन सेल के अंदर ही हो। तो ऐसे मुख्य रूप से क्या होते हैं? एंडो एंजाइम कहलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल में, रेस्पायरेशन, अब आप समझ चुके होंगे, एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पायरेशन की क्रिया और फोटोसिंथेसिस की क्रिया सेल के अंदर होती है, ये आपको पता है क्या? तो वहां सेल के अंदर इनमें एंजाइम सीक्रेट होते हैं। पहले एंजाइम का निर्माण होता है, उसके बाद मुख्य रूप से ये क्रिया संचालित होती है। तो यानी सेल के अंदर ही एंजाइम का निर्माण हुआ और सेल के अंदर ही मुख्य रूप से रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई। तो इस वजह से इनको क्या कह दिया? एंडो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो एक ही है। दूसरा मुख्य रूप से क्या बताया जाता है? कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट आ सकता है? क्या बताऊं? आइसो एंजाइम। देखिए ये क्या होते हैं? जिनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मुख्य रूप से कैसी हो? सेम हो।
और तो ऐसे एंजाइम को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, आइसो एंजाइम कहते हैं। ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम कहा जाता है। यानी आइसो एंजाइम के बारे में लिख दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, जिनकी आणविक संरचना आणविक संरचना तथा आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट भिन्न हो, कैसा हो, अलग अलग हो, मुख्य रूप से भिन्न हो, लेकिन कार्य एक समान हो, किंतु कार्य एक समान हो। एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल में लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर, मतलब जिनकी आणविक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होते हैं लेकिन कार्य एक जैसे करते हैं, वह मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, आइसो एंजाइम। नाम से ये आइसो मतलब सिमिलर, मतलब समान। आइसो का मीनिंग क्या होता है, समान होता है। तो इस वजह से मुख्य रूप से ऐसे एंजाइम को क्या कह दिया, आइसो एंजाइम कहा गया। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिखा हुआ लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। फिर एक आध पॉइंट और कोई बचा है क्या, हाँ एक पॉइंट और है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रो एंजाइम। क्या है प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम का मतलब क्या है कि सीक्रेशन के दौरान इनएक्टिव होते हों और कार्य यानी क्रिया के दौरान एक्टिव होते हो। अब करिए कौन से एंजाइम इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आ जाएंगे। जैसे आपको ध्यान होगा स्टमच में मुख्य रूप से एंजाइम एक सीक्रेट होता है जिसको पेप्सिनोजन कहा जाता है और प्रोरेनिन एंजाइम कहते हैं। क्या, तो एग्जांपल लिख दिया जाए, पेप्सिनोजन और कोमा प्रोरेनिन, ठीक है, और ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। ये जो एंजाइम लिखे हुए हैं यह मुख्य रूप से आपके क्या होते हैं, सीक्रेशन के दौरान, जब ये सीक्रेट होते हैं उस दौरान तो मुख्य रूप से कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जब मुख्य रूप से कार्य इनको करना होता है, जैसे फूड एलिमेंट्री कैनाल में आता है, उसी दौरान एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ये आपको पता है। तो HCl भी सीक्रेट होता है स्टमच में, तो स्टमच के दौरान मुख्य रूप से पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम क्या होते हैं, पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट होकर मुख्य रूप से कार्य करते हैं, यानी क्रिया मुख्य रूप से करते हैं। ऐसे ही ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन दो एंजाइम हैं जो मुख्य रूप से यह भी इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, लेकिन कार्य के दौरान ही मुख्य रूप से कैसे होते हैं, सीधे सीधे क्रियाशील होते यानी एक्टिव होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको बिल्कुल तैयार करना, अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। इसका ले लीजिए फोटो और स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए मैं डाल दूं। अब मुझे नहीं लगता है कि एंजाइम में कुछ बचा हुआ है, कुछ बचा है क्या, नहीं। तो देखिए, अच्छा हाँ, एक पोर्शन जो मतलब मैंने बताया था कि इसमें बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस, तो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस देख लीजिए, बस 5 मिनट का और है।
बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ एंजाइम। तो भैया बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस तो आप जानते ही है, मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाचन में कार्य करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में मुख्य रूप से कार्य करते हैं, कोई एंजाइम टेस्ट में कार्य किए जाते हैं, फलों के रस की सुरक्षा करने में मुख्य रूप से कार्य किए जाते हैं, हेयर्स हटाने का मुख्य रूप से एंजाइम कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम का महत्व होता है। तो मैं सीधे सीधे सिर्फ लिखे देता हूं हेडिंग के रूप में आपके। देखिए तो फर्स्ट देखिए, जैव रासायनिक विश्लेषण में, फर्स्ट पॉइंट जैव रासायनिक विश्लेषण में, फॉर एग्जाम्पल मैं एंजाइम का नाम लिख देता हूं यूरिएज। ठीक है, चर्चा कर देंगे। दूसरा मुख्य रूप से क्या बताया जाए, ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, तो यूरियोकाइनेज एंजाइम कर लीजिए इसमें एग्जाम्पल में। ठीक है, फिर आता है थर्ड पॉइंट, हेयर रिमूवर्स के रूप में, यानी कि त्वचा से बालों को हटाने में। हटाने में भी प्रयोग किया जाता है एंजाइम का। फोर्थ, घावों को भरने में, किसमें, घावों को भरने में, घावों को भरने में उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें लिख सकते हैं अग्नाशय से प्राप्त एंजाइम द्वारा, और ये सुअर के अग्नाशय से प्राप्त प्रोटीन पाचक एंजाइम। विशेष ध्यान रखें, प्रोटीन पाचक एंजाइम जो होता है वो है मुख्य रूप से घावों को भरने का कार्य करता है। फिर आता है मक्खन निर्माण में, मक्खन निर्माण में अभी जैसे मैंने बताया रेनिन एंजाइम या रेनिट जिसको कह देते हैं। फिर आपका बताया जाता है फलों रस उत्पादन में, फलों के रस उत्पादन में, जैसे इसमें एंजाइम मुख्य आ जाता है पेक्टिनेज। कौन सा एंजाइम, पेक्टिनेज। देखिए तो एक एक करके आप और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बहुत है महत्वपूर्ण। देखिए जैव रासायनिक विश्लेषण में, तो जैसे लैब में बहुत से मुख्य रूप से क्रियाओं को जानना है कि किस प्रकार की क्रिया शरीर के अंदर हुई और किसके द्वारा हो रही है, तो उसमें मुख्य रूप से यूरियोकाइनेज जो एंजाइम होता है उसका उपयोग मुख्य रूप से रक्त में उपस्थित यूरिक एसिड, जो ब्लड में यूरिक एसिड उपस्थित होता है, यूरिया की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है यूरिएज एंजाइम का। क्या यूरिएज एंजाइम का उपयोग ब्लड में उपस्थित यूरिक एसिड और यूरिया की मात्रा को जानने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है यूरिएज का। तो वही लिख दिया गया कि जैव रासायनिक विश्लेषण। देखिए आपको पूरा लिखना है, आपको क्या लिखना है कि यूरिएज एंजाइम के द्वारा ब्लड में प्रेजेंट यूरिक एसिड एंड यूरिया की क्वांटिटी को जाना जाता है। ठीक है, पहला मुख्य रूप से ब्लड क्लोटिंग, ब्लो लिख दिया भाई, ब्लड क्या, ब्लड क्लोटिंग में तो अपने शरीर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें मुख्य रूप से यदि ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, उसमें ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, तो यूरियोकाइनेज एंजाइम के द्वारा उस क्लोट को घोल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उस क्लोट को हटा दिया जाता है। तो वो कौन सा एंजाइम होता है, यूरियोकाइनेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, यूरियोकाइनेज। तो विशेष तौर पर आप ध्यान में रख लीजिए। फिर त्वचा से बालों को हटाने में आप तो लोग देखते हैं कि हेयर रिमूवर आजकल आते हैं, क्या आते हैं, हेयर रिमूवर होते हैं। उस हेयर रिमूवर में क्या होता है, सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, एंजाइम्स होते हैं। सीधे सीधे मुख्य रूप से कौन से क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि ये एंजाइम जैसे स्किन पर लगाए जाते हैं तो ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन हेयर फॉलिकल्स को लूज कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, जिसके कारण वैसे थोड़ा सा हाथ फेरेंगे तो वो मुख्य रूप से हेयर त्वचा से, स्किन से हट जाते हैं। देखा होगा मोस्टली जो श्रृंगार में उपयोग किया जाता है,
सुंदरता, शरीर की सुंदरता बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। आजकल मुख्य रूप से लड़कियां जो हेयर रिमूवर का उपयोग करती हैं वो यही एंजाइम मुख्य रूप से उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री होती हैं, जो लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग जो होते हैं, तो वहाँ चमड़ा उद्योग में मुख्य रूप से चमड़े को लेके आए एनिमल से, तो ये थोड़ी है कि वहाँ लोगों को बिठाल दिया गया और एक एक बालों को खड़वाया जा रहा। तो वहाँ सीधे सीधे क्या किया जाता है, एंजाइम को डाल दिया जाता है। तो वहाँ मुख्य रूप से वो हेयर फॉलिकल्स लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है और उसके फलस्वरूप मुख्य रूप से उनको झाड़ दिया जाता है। तो ये एंजाइम मुख्य रूप से वहाँ स्किन से हेयर निकल जाते हैं। तो इस वजह से ये लिख दिया गया त्वचा से बालों को हटाने में उपयोग। फिर आता है घावों को भरने में। क्या ये त्वचा से बालों को हटाने में, घावों को भरने में, मक्खन के निर्माण में। देखिए, तो घावों को भरने में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है, तो जो सुअर रहता है, पिग के पैंक्रियाटिक ग्लैंड में मुख्य रूप से प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम मुख्य रूप से क्या करते हैं कि जो घाव वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर के माध्यम से मुख्य रूप से इसी एंजाइम युक्त दवाई को दिया जाता है जिससे घाव जल्दी भर जाते हैं। तो इस वजह से लिख दिया घावों को भरने में उपयोग किया जाता है। मक्खन निर्माण में आपने देखा कि स्टमच में मुख्य रूप से जंतु स्टमच में एक एंजाइम सीक्रेट होता है, प्रोरेनिन एंजाइम, जो HCl के द्वारा एक्टिव हो जाता है, रेनिन बन जाता है। और ये रेनिन मुख्य रूप से दूध को दही में लाता है, यानी जो लिक्विड फेज होती है, क्या लिक्विड फेज होती है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है सॉल्युबल फेज में, तो इसको इनसॉल्युबल फेज में मुख्य रूप से बदल दिया जाता है, जिसके कारण मुख्य रूप से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। फिर उससे जो प्रोडक्ट बनाना है तो वो प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। तो वही लिख दिया गया कि मक्खन निर्माण में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रख लीजिए। फलों के रस उत्पादन में पैक्टिनेज एंजाइम, जैसे अंगूर, सेब वगैरह आदि फल है, इनसे मुख्य रूप से रस प्राप्त करना है, तो वो रस तो प्राप्त कर ले, लेकिन इसके शोधन में जो उपयोग किया जाता है वो पैक्टिनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। क्या उस पैक्टिनेज एंजाइम के, अंगूर, सेब वगैरह के जो रस होते हैं, उस रस के शोधन में मुख्य रूप से जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है वह पैक्टिनेज एंजाइम का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो इतना आपको मुख्य रूप से एंजाइम वाले पार्ट में स्टडी करनी है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।